आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात। जो लोग इस डीप डाइव को विजुअल रूप में देख रहे हैं, उनका ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ खींचना चाहूंगा। हाँ, बैकड्रॉप में जो पुराने नक्शों और ऐतिहासिक दस्तावेजों की जो धुंधली झलक दिखाई दे रही है, वो बहुत इम्पैक्टफुल है। बिल्कुल। और हर स्लाइड के बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पर जो बीटीसी वाले भैया लिखा हुआ है ना, ये पूरा दृश्य आज के हमारे विषय की गंभीरता को स्थापित करता है। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो 1947 के भारत विभाजन की गवाही देता है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना हमेशा एक भारीपन का एहसास कराता है। सही कहा आपने। तो चलिए इस विषय को खोलकर समझते हैं। आज का हमारा मिशन महज कुछ तारीखों या आंकड़ों को दोहराना नहीं है, बल्कि उस जटिल मनोविज्ञान और उस दर्दनाक हकीकत को समझना है जहां एक तरफ तो सदियों की गुलामी के बाद आजादी की सुबह हो रही थी, और ठीक उसी पल, उसी सांस में इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी भी जन्म ले रही थी। एग्जैक्टली। कैसे एक जीता जागता सांस लेता हुआ उपमहाद्वीप रातों रात दो हिस्सों में, मेरा मतलब है भारत और पाकिस्तान में, चीर दिया गया। आज़ादी का वो जश्न और विभाजन का वो मातम, दोनों बिल्कुल समानांतर चल रहे थे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये महज किसी ज़मीन के टुकड़े का बंटवारा नहीं था। ये दिलों का, परिवारों का और एक पूरी साझा संस्कृति का बंटवारा था। और इसका असर सिर्फ उस दौर की पीढ़ी तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। वो दर्द, वो खौफ और वो कड़वाहट पीढ़ियों से सफ़र करती हुई आज के वर्तमान तक पहुंच चुकी है। आज हम इसी बात का गहराई से विश्लेषण करेंगे कि बंद कमरों में लिए गए राजनीतिक फैसलों ने कैसे सड़कों पर आग लगा दी। हाँ, और आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। अगर हम बिल्कुल शुरुआत से देखें तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस उपमहाद्वीप पर करीब 200 साल तक ब्रिटिश साम्राज्य का शासन रहा। 200 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी और आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंचने लगी, वैसे वैसे देश के भीतर एक अलग ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई। आज़ादी करीब आ रही थी, लेकिन हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एक गहरा राजनीतिक अविश्वास भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा था। हाँ, जब मैं इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को गहराई से पढ़ रहा था, तो जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि ये दरार रातों रात नहीं बनी थी। मंजिल सामने थी, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के बाद सत्ता किसके हाथ में होगी, ये सवाल एक बहुत बड़े डर में तब्दील हो चुका था। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो यही है कि सदियों से जो समुदाय एक साथ, एक ही जमीन पर, एक ही समाज का हिस्सा बनकर रहते आए थे, वे अचानक एक दूसरे से इतने दूर कैसे हो गए। इसका जवाब उस राजनीतिक असुरक्षा में छिपा है जो अंग्रेजों के जाने की सुगबुगाहट के साथ पैदा हुई थी। मतलब सत्ता का हस्तांतरण अब होकर रहेगा, ये स्पष्ट होने लगा था। बिल्कुल। और वैसे वैसे ये सवाल उठने लगा कि आज़ाद भारत का स्वरूप क्या होगा। कोई भी ये सोच सकता है कि क्या बहुसंख्यक आबादी के बीच अल्पसंख्यक समुदाय अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को सुरक्षित रख पाएगा। और यही डर धीरे धीरे एक राजनीतिक खाई में बदल गया। सही कहा। सत्ता में भागीदारी का जो सवाल था, उसने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बंटवारा कर दिया जिसे पाटना हर गुजरते दिन के साथ नामुमकिन होता चला गया। और इसी अविश्वास और राजनीतिक असुरक्षा का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इन दस्तावेजों में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका और उनकी मांगों का बहुत स्पष्ट उल्लेख मिलता है। हाँ, जिन्ना का ये दृढ़ विश्वास बन चुका था कि अगर अंग्रेजों के जाने के बाद भारत एक अखंड देश रहता है तो उस लोकतांत्रिक ढांचे में मुसलमान सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। उनके विचारों में ये बात पूरी तरह से बैठ गई थी कि एक बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले देश में उनके समुदाय की राजनीतिक आवाज दब जाएगी। और इसी विचार की बुनियाद पर उन्होंने मुसलमानों के लिए एक बिल्कुल अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। एक ऐसा मुल्क जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया। इस पूरी घटना को निष्पक्ष नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। यह किसी एक विचार को सही या दूसरे को गलत साबित करने की जगह उस दौर की राजनीतिक मजबूरियों को समझने का मौका है। बिल्कुल। स्रोत भी यही बताते हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग का यह स्पष्ट दृष्टिकोण था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश ही एकमात्र समाधान है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का नजरिया इसके बिल्कुल विपरीत था। हाँ, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता भारत को किसी भी कीमत पर एकजुट रखना चाहते थे। उनका तर्क था कि भारत की पहचान और उसकी ताकत उसकी विविधता में ही बसती है।
धर्म के आधार पर किसी देश का बंटवारा उनके लिए एक ऐसी कल्पना थी जो भारत के विचार के ही खिलाफ थी। ये दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आकर खड़ी हो गई थीं, और ये वैचारिक टकराव तब एक बहुत ही ठोस और आधिकारिक रूप ले गया जब 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ। लाहौर रेजोल्यूशन, ये बहुत ही अहम मोड़ था। हाँ, जब कोई इस प्रस्ताव को पढ़ता है तो समझ आता है कि ये महज एक राजनीतिक मांग नहीं थी। इसी प्रस्ताव में कहा गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाना चाहिए। एक तरफ विभाजन का ये औपचारिक प्रस्ताव और दूसरी तरफ एक अखंड राष्ट्र का सपना। इन दोनों के बीच जो रस्साकशी शुरू हुई उसने पूरे उपमहाद्वीप के माहौल में एक भयानक तनाव घोल दिया। और ये तनाव सिर्फ राजनेताओं की बैठकों या दिल्ली के ठंडे कमरों तक सीमित नहीं रहा। जब राजनीतिक दल किसी भी तरह के समझौते पर पहुंचने में विफल होने लगते हैं तो उसकी सबसे भारी कीमत हमेशा सड़कों पर आम जनता को चुकानी पड़ती है। और हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए। 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन के बाद कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा था, और ये राजनीतिक विफलता बहुत जल्द एक ऐसे भयानक मोड़ पर पहुंचने वाली थी जिसने ब्रिटिश प्रशासन की भी कमर तोड़ के रख दी। और वो खौफनाक मोड़ आया 1946 में। डायरेक्ट एक्शन डे। बिल्कुल, 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, जिसने इस उपमहाद्वीप के आत्मा को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। इसके बाद भयानक दंगे शुरू हो गए। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच हिंसा फैल गई। कलकत्ता से जो आग भड़की उसने देखते देखते पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। ये कोई आम दंगे नहीं थे। हजारों लोग मारे गए, कई शहरों में लूटपाट, आगजनी और विभत्स हत्याओं का एक ऐसा तांडव शुरू हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये कलकत्ता की घटना और उसके बाद भड़की हिंसा ही वो टर्निंग पॉइंट थी जिसने विभाजन को अपरिहार्य बना दिया। इन दंगों ने ब्रिटिश सरकार के मन में ये बात साफ कर दी कि अब वे इस स्थिति को संभाल नहीं सकते। हाँ, उनको समझ आ गया था कि अब भारत को दो देशों में बांटना ही एकमात्र विकल्प है। अंग्रेजों को ये स्पष्ट हो गया कि अगर वे एक अखंड भारत को सत्ता सौंपने की जिद पर अड़े रहे तो एक भयानक गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। जो विभाजन कुछ साल पहले तक महज एक मांग लग रहा था, वो अब एक कड़वी लेकिन अनिवार्य जमीनी हकीकत बन चुका था। और इसी बेकाबू होते हालात के बीच 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का अंतिम फैसला ले लिया। सत्ता के हस्तांतरण के लिए भारत के आखिरी वायसराय के रूप में लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को भेजा गया। और फिर उनका माउंटबेटन प्लान सामने आया। कागजों पर तो बड़ी आसानी से तय कर दिया गया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनेगा और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की जल्दबाजी हैरान करने वाली है। ये एक प्रशासनिक दुस्वप्न था। माउंटबेटन को लगा कि हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं कि जल्द से जल्द सत्ता सौंपकर निकल जाना ही बेहतर है। लेकिन इसी जल्दबाजी ने एक बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। बिल्कुल। सबसे जटिल चुनौती थी पंजाब और बंगाल जैसे दो विशाल और बड़े राज्यों का बंटवारा करना। ये कोई ऐसे राज्य नहीं थे जहां हिंदू और मुस्लिम अलग अलग साफ भौगोलिक इलाकों में रहते हों। यहाँ आबादियां एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिली जुली थीं। और इस पेचीदा काम को अंजाम देने के लिए सिरिल रेडक्लिफ को चुना गया, एक ब्रिटिश वकील जिसे भारत के भूगोल या यहाँ की संस्कृति का कोई अंदाजा नहीं था। यही बात हैरत में डालती है। उसे लंदन से बुलाया गया और करोड़ों लोगों की तकदीर का फैसला करने के लिए नक्शे पर लकीर खींचने का काम सौंप दिया गया। और वो भी बहुत कम समय में। पुराने नक्शों के सहारे उस आदमी ने एक ऐसी सीमा तय कर दी जिसे आज रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। और इस लकीर का नतीजा क्या हुआ? 14 और 15 अगस्त को जब आज़ादी की घोषणा हुई तब भी लाखों लोगों को ये पता ही नहीं था कि वे किस देश में हैं। और इसके बाद जो हुआ वो इस डीप डाइव का सबसे भावुक और गंभीर हिस्सा है। कागज पर खींची गई उस रेडक्लिफ लाइन ने जमीन पर कहर बरपा दिया। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं थी। ये इतिहास का सबसे बड़ा जनसंख्या पलायन यानी मास माइग्रेशन था। करीब 1.5 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर हुए। मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जाने लगे और हिंदू तथा सिख भारत की तरफ आने लगे। 1.5 करोड़ लोग। मानवीय मस्तिष्क इसे आसानी से प्रोसेस नहीं कर सकता। मीलों लंबे काफिले सड़कों पर रेंगते रहे। लेकिन असली त्रासदी इस पलायन में नहीं थी, बल्कि उस भीषण हिंसा में थी जो रास्ते में इन बेबस लोगों के साथ हुई। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रह गई थी। इतिहासकारों के अनुसार 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 10 लाख इंसान। मौत का ये तांडव सिर्फ हत्याओं तक सीमित नहीं था। बिल्कुल,
हजारों महिलाओं के साथ भयानक अत्याचार हुआ। लाखों परिवार जो कल तक एक साथ एक छत के नीचे रहते थे, उस अफरा तफरी में हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए। कई माता पिता अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाए। जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने घरों को जलते और अपनों को मरते देखा था, उनका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब वे सीमा पार पहुंचे तो वहां भी उनका स्वागत शरणार्थी शिविरों और एक अंतहीन संघर्ष के साथ हुआ। और ये दर्द 1947 में खत्म नहीं हो गया। भारत का विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि ये लाखों लोगों के दर्द की कहानी बन गया जो आज भी जिंदा है। उन पीढ़ियों ने जो सदमा झेला वो उन्होंने अपने बच्चों तक ट्रांसफर किया। जिस जमीन को उन्होंने छोड़ा था उसकी यादें हमेशा एक टीज बनकर जिंदा रहीं। अगर हम आज के परिदृश्य पर नजर डालें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज भी इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं। हाँ, और कश्मीर विवाद जैसे मुद्दे मौजूद हैं। ये सब उसी रेड क्लिफ लाइन और सत्ता के उस जल्दबाजी में किए गए हस्तांतरण का सीधा परिणाम है। 1947 में लिए गए उन फैसलों ने जो भू राजनीतिक जटिलताएं पैदा की, उनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। इसलिए इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इतिहास लौटकर हमारे वर्तमान पर अपना प्रभाव डालता ही है। भारत का विभाजन इतिहास की सबसे बड़ी और दर्दनाक घटनाओं में से एक है। इसने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। स्रोत की इन जानकारियों को देखने के बाद एक गहरा विचार मन में आता है। सोचने वाली बात यह है कि कैसे कुछ नेताओं और अधिकारियों द्वारा कागज पर खींची गई एक लकीर, मेरा मतलब है रेड क्लिफ लाइन, करोड़ों जिंदगियों की वास्तविकता बन गई। एक ऐसी लकीर जिसने सदियों पुराने साझा समाज को दो हिस्सों में चीर दिया और एक ऐसे दर्द का बीज बो दिया जिसका दर्द पीढ़ियां आज भी महसूस कर रही हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।